ये जो लोग साइबर क्राइम करते हैं ये बहुत पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन शातिर होते हैं। एक वो ओटीटी का सीरियल है ना जाम तारा, उसका एक मुझे बाइलाइन बड़ी अच्छी लगती है। उसका बाइलाइन कहते हैं सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। एआई प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी सब टर्म्स में कहते हैं कि साहब अपनी ना प्राइवेट डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर ना करो। क्यों? अब जो डेटा हमारे साथ शेयर करोगे हम उसे पब्लिक डेटा मानेंगे, हम उसके ऊपर अपने जो एल्गोरिदम्स को ट्रेन करेंगे, तो फिर आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा। आप हमें ब्लेम मत करना। एआई को खबर मिली कि साहब मेरा तो वजूद खतरे में है, तो एआई ने धमकी दी, ज्यादा आपने बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कोडर को गुस्सा आया, कोडर ने गालियां भी दी एआई को। एआई ने कहा रुको, इतनी ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अफेयर इस लेडी के साथ चल रहा है, ज्यादा शोर मचाया है, 2000 कॉन्टैक्ट सिस्टम पे है, सबको भेज दूंगा। फोन पे सिर्फ आप बात करते रहो, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, थोड़ी देर बाद उस तरह के ऐड आने लगते हैं सिर्फ बात करने से। अच्छा वाली बात है ही नहीं, क्योंकि फोन हमारे को हर टाइम सुन रहा है। एआई का एक वो चैट जीपीटी का एग्जांपल लेता हूँ, उस पर बातें की हैं किसी ने, बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो वो उनके रो में दिखता है, उनके ऐप पे दिखता है, तो ये सिर्फ वहीं तक है, उसको हटाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, या वो गया। ब्राउजर क्या करता है? वो ब्राउजर आपकी पहचान को अलग पर्दों के पीछे छुपा देता है। जब आप अल्टीमेटली डार्कनेट पर पहुंचते हैं तो आप गुमनाम हैं, आप गुमनाम हैं, सारे लोग गुमनाम हैं। अगर आप किसी का खून भी कराना चाहते हैं तो आप खून करने का ऑर्डर भी ऑनलाइन दे सकते हैं, असैसिनेशन करने का। और उनके भी रूल्स बने हैं कि सिर्फ हम महिलाओं को नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं करेंगे, या टॉप 10 लोगों को नहीं करेंगे, बाकी जिसका बोलोगे हम कर देंगे। कॉलर कहता है कि साहब हमने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है, अगले 15 मिनट में आप 15 लाख रुपए पेमेंट कर दीजिए, वरना 16वें मिनट में हम आपकी बच्ची को मार देंगे। तो कहते हैं मैं आपकी बात मानता ही नहीं, मेरी बेटी से बात कराइए। बेटी से बात होती है, बेटी रो रही है, चिल्ला रही है, बिल्ला रही है, पापा मुझे बचा लो, मार देंगे, प्लीज कम एंड सेव मी। वो डिसाइड करते हैं, वो पेमेंट करते हैं, 14वें मिनट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। एआई का बाजार बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर एआई चाइल्ड, क्योंकि देखिए चाइल्ड की जो कंटेंट होती है वो पूरी दुनिया भर में सबसे महंगी बिकती है। किसी का डीप फेक वीडियो बन जाता है तो क्या कानून उसको बचा पाएगा, या फिर क्या करे कोई? देखिए अगर आपका डीप फेक वीडियो बन जाता है तो अब कानून ने आपको इफेक्टिव रेमेडी दे दी है। आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2026 20 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं। ये रूल्स अब कहते हैं, दोस्तों आज का दौर सिर्फ साइबर का दौर नहीं रह गया है, बल्कि साइबर वॉर का दौर हो गया है। देखिए एआई, डीप फेक, डार्कनेट, साइबर क्राइम, ये सब सिर्फ फिल्मी बातें नहीं रह गई हैं, बल्कि हमारी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। देखिए डीप फेक वीडियो बन रहे हैं, आपकी वॉइस का एग्जैक्ट क्लोन बन जा रहा है, और डेटा तो जैसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और मजे की बात यह है कि इस तरह की जो फेक चीजें हैं, इस तरह का जो जाल है, उसमें वो लोग ज्यादा फंस रहे हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा तेज तर्रार बताते हैं। तो सोचिए आम लोग, साधारण लोगों की बिसात ही क्या है। जिस तरह से लोग फंस रहे हैं ना, सीधे तौर पर यह साफ तौर पर दिख रहा है कि सबका नंबर आएगा। जी हाँ, और अगर आपका नंबर अभी तक नहीं आया है तो इसकी महज एक ही वजह है कि अभी आपकी बारी आई नहीं है। महज एक चीज है जो आपको इससे बचा सकती है, वो है सही जानकारी। तो आज का पॉडकास्ट इसी सही जानकारी पर है, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो इस फील्ड के महारथी हैं, दिग्गज हैं। 2 दशक से ज्यादा उनका अनुभव है। साइबर लॉ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पवन दुग्गल जी आज हमारे साथ है, जिन पर हम खुलकर उनसे हम आज इस पर बात करेंगे। एआई किस तरह से हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरा, फोन जो हमारा लगातार हमें सुन रहा है, क्या क्या इसकी मुश्किलें आ सकती हैं। और 3 वो बड़ी गलतियां जो हम सभी कर रहे हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। आइए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आप जैसे व्यक्ति का यहाँ पर आना हमारे लिए गौरव की बात है, और हमारे ऑडियंस के लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। धन्यवाद आपका, आपने अपने शो में हमें बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन जो दिल्ली का ट्रैफिक है सर, वो तो आपने देखा होगा आते वक्त, वो भी किसी ट्रैप से कम नहीं है, साइबर ट्रैप से कम नहीं है। बिल्कुल, ट्रैफिक तो आपको दिखाता कुछ और है, पहुंचते कुछ और है, और अल्टीमेटली आपका जो अनुभव होता है वो तीसरा ही हो जाता है। टेक्नोलॉजी जैसे कि आप गूगल मैप देख के आए होंगे, अब जैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि तकरीबन 1.5-2 घंटे हम लोग लेट हैं जी, और ट्रैफिक में सर फंसे रहे, तो गूगल मैप उतना एडवांस नहीं है।
कि वो exact देखिए बता? गूगल मैप एडवांस तो है, लेकिन वो आपको पूरी बातें सारे एक साथ नहीं बताता। तो जब आप शुरू करते हैं तो आपको बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन रास्ता दिखाता है। फिर धीरे धीरे आप आते हैं तो पता लगता है कि धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है। जो रास्ता 35 मिनट में ट्रैवल करना था वो कभी घंटा लगाता है, कभी 1.5 घंटा लगाता है। तो मुझे लगता है थंब रूल ये है कि टेक्नोलॉजी पर अब हमें बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना। हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा अभी भी शातिर है, और अगर हम उसको सही रास्ते में इस्तेमाल करें तो टेक्नोलॉजी से भी हम परे आगे निकल सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और आज का जो टाइम है ना वो तो पूरी तरह से हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और उसमें एक बड़ा रोल तो एआई का है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। और इसको लेकर जिस तरह से भी जितने सारे ये फेक चीज़ें हो रही हैं, ट्रैप हो रहा है, वो तो मतलब डरा देती हैं। देखिए डरावनी बात इसलिए नज़र आती है क्योंकि अब ना एक नया दौर दिख रहा हूँ मैं। अब लोग धीरे धीरे कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे वो परतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर अपने मस्तिष्क को एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। हर बंदा कहता है कि ठीक है सब कुछ मैं एआई से निकाल लेता हूँ। तो क्योंकि हम अपनी सोचने की क्षमता आगे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उसका बहुत जल्दी इम्पैक्ट हमारे मस्तिष्क पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ेगा। तो अगर आपने स्वस्थ रहना है तो एआई को एक आर्म्स लेंथ रिश्ते के साथ ही आप इस्तेमाल करिए। और डेली रिलायंस करेंगे तो ये तो स्वप्न सुंदरी है नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा राक्षस है जो डेटा हंग्री डीमन है, जो लगातार आपका डेटा लगातार आपसे उठाता है, प्रोफाइलिंग करता है और फिर आपके साथ, आपके मस्तिष्क के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता है। सर टेक्नोलॉजी जिस तरह से अब हम एम्बेड हुई है, लोगों के साथ जुड़ी है, चाहे कोई ट्रांसफ़र करना हो, पैसे हल्के देने हो, बैंक का कुछ काम हो, वाईफाई, इंटरनेट और ऑफिस के काम हो, सब में कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। और शायद यही वजह है कि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके ज़रिए हो रहे हैं, और नए नए तरीके हमेशा निकल के आ रहे हैं। आप लंबे टाइम से इसमें जुड़े हैं, तमाम शुरुआती दौर से अब तक के बदलाव देख रहे हैं। रिसेंट कुछ नए इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, वो किस किस तरह से लोग नया तरीका अपना रहे हैं? अगर कुछ एग्जाम्पल के साथ दर्शकों को बता पाएँ तो। ये महिला है, बेंगलोर रहती हैं और उनके पास उनकी सोशल मीडिया फीड में एक वीडियो आता है। वीडियो वो देखती हैं तो भारत की जो वित्त मंत्री हैं वो आपको अपील कर रही हैं कि साहब केंद्रीय सरकार ने अब एक नई योजना का गठन किया है और अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो लगभग पैसा 3 गुना हो जाएगा 1 साल में। क्योंकि वो भारत की वित्त मंत्री को देख रही हैं और वित्त मंत्री सही कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, उनको कभी भी शक नहीं होता कि साहब ये वीडियो सही है गलत है। और वो जो लिंक दिया होता है वहाँ जाके क्लिक करती हैं और पहले थोड़ा पैसे लगाती हैं, फिर ज़्यादा लालच आता है ज़्यादा, तो पता लगा और कुछ 45 लाख रुपए लगा देती हैं। क्या बात है? 45 लाख। और उसके बाद पता लगता है कि जब वो पैसे वापस निकालने की बात आती है तो ना तो इस प्रकार की कोई योजना है, ना कभी केंद्रीय सरकार ने ऐसा कुछ किया। जब ध्यान से देखा तो पाया कि साहब ये जो वीडियो है ये असल तो है ही नहीं, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, डीप फेक द्वारा बनाया हुआ वीडियो है। तो आज तो ये हालत हो गई है कि हम लोग भारतवासी विश्वासी हैं, जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं और दोबारा सोचते नहीं है कि चलिए हमें सवाल भी पूछने की आवश्यकता है। तो इस तरह आज मैं देख रहा हूं कि और कुछ हो ना हो, हर साइबर क्राइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का आना शुरू हो गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गई है क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ने समझ लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हें नए नए प्रकार के आयाम बता रही है, रास्ते बता रही है, लोगों को गुमराह करने के रास्ते बता रही है और लोगों को साइबर फ्रॉड के शिकार के होने के रास्ते भी बता रही है। हाल ही में एक केस मेरे सामने आया, ये बुजुर्ग महिला है, करीबन 76 साल की हैं और अकेली रहती हैं, एक फार्म हाउस में रहती हैं दिल्ली के पास। 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर रहते हैं और उनके पास 2-3 सर्वेंट्स हैं। उन्हें फ़ोन आता है कि आप फ़ोन ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। वो वीडियो ऑन करती हैं तो देखती हैं कोई पुलिस अधिकारी है और वो कहते हैं कि साहब नया कानून आया है और आपने काफ़ी गड़बड़ करी है तो हम आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं। अब इन्होंने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुन रखा है। वो कहती हैं साहब डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ तो कुछ होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस की मैंने एडवर्टाइजमेंट सुनी हुई है, इतने रेडियो प्रोग्राम सुने हुए हैं, तो आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कहते हैं हम बेवकूफ़ नहीं बना रहे, आप यकीन मानिए आप अरेस्टेड हैं। वो कहती हैं मैं बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं मानती, मैं फ़ोन रखने वाली हूँ। तब वो कहते हैं रुकिए रुकिए, आप इस फार्म हाउस में रहती हैं, ये आपकी लोकेशन है,
ये आपकी जगह है, आपके यहाँ 3 नौकर हैं, आप अकेले हैं। हमने आपके फार्म हाउस के चारों ओर शार्प शूटर्स रखे हुए हैं। ज्यादा कलाकारी करी तो हम चारों को उड़ा देंगे। जब उसे इस बात का आभास हो जाता है कि भाई मेरी जान ही नहीं रहने वाली, तो वो कहती बताइए क्या करना है। वो कहते हैं जितने पैसे हमें ट्रांसफर करिए। पैसे कुछ अकाउंटों में थे तब ट्रांसफर हुए, बाकी एफडी में थे। आप बैंक जाइए, आप एफडी तोड़िए, फला फला अकाउंट में पैसे दीजिए। तो ये तो पैसे क्यों मांग रहे थे वो डायरेक्ट, अगर वो इस तरह का शो कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से वो है? कह रहे हैं कि साहब अब हम आपको, क्योंकि आपने हमारी आइडेंटिटी पहचान ही ली है, तो अब तो हम आपको मारेंगे। अच्छा हमारे शार्प शूटर्स खाली तो बैठे नहीं है और हमने उनको पेमेंट कर रखी है। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया है कि वो क्रिमिनल लोग हैं। हाँ, ये क्लियर हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा मैं डिजिटल अरेस्ट तो मानती नहीं हूँ। जब उन्होंने कहा आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हमने तो शार्प शूटर्स को पैसे दे रखे हैं ना, आपने ज्यादा किया तो मेरे शार्प शूटर्स आपको गोली से उड़ा देंगे। तो जब आपको इस बात का आभास हो जाता है कि मेरी तो जान ही जाने वाली है, तब बंदा कहता है मुझे जो कुछ करना करो, मेरी जान छोड़ो। तो वो फिर लगातार उसको विवश करते हैं। करीबन 4 दिन में 3.5 करोड़ रुपए उससे लेते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। जब महिला को लगता है कि साहब अब तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे अकाउंट में भी सारे पैसे खत्म हो गए, तब महिला कहती है आपने जो मुझे मारना ना मार दो, मुझे कुछ नहीं लेना देना। ओहो। तब फोन डिस्कनेक्ट होता है और पता लगता है कि अध्याय तो खत्म हुआ, लेकिन इस लेडी को आभास होता है कि साहब मेरे को तो एक नए प्रकार के साइबर क्राइम का शिकार बना दिया। मेरे करीबन 3.5 करोड़ रुपए ले लिए, मुझे डर में रखा, और वास्तविक तौर पर जब देखा तो कोई शार्प शूटर था ही नहीं। मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ आपको डर के भ्रमित करके आपको कहीं ना कहीं शिकार बनाया गया। और ये इनके साथ नहीं हो रहा। कोविड-19 के बाद 2 चीजें आजीवन हमारे जीवन में आ चुकी हैं। एक है डर और दूसरा है पैनिक। हम जल्दी डरते हैं, जल्दी पैनिक हो जाते हैं, और यही कारणवश है कि हम कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि भैया छोटे शॉर्टकट ले लो, पैसे जल्दी बन जाए, मेहनत कम करनी पड़े, काम जल्दी बन जाए। और यहाँ पर ही पहला अलर्ट सिग्नल आता है कि साहब आप कहीं ना कहीं गच्चे में जा रहे हैं। इमेजिन, ये बुजुर्ग आदमी है, 72 साल के हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज रह चुके हैं, आजकल रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। उनको एक मैसेज आता है कि भाई आप ये ना लिंक क्लिक करके ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं, समय है, तो कहते हैं चलो ज्वाइन करके देखता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जितने सारे सदस्य हैं सब वाह वाह कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नई इन्वेस्टमेंट स्कीम की। हर बंदा कह रहा है मैंने तो इतने पैसे कमाए, उतने पैसे कमाए। स्कीम क्या बोलती है? स्कीम बोलती है कि हम आपको हर हफ्ते 15% की रिटर्न देंगे, यानी कि 100 रुपये लगाइए तो एक हफ्ते बाद 115 रुपये ले जाइए। अब ये कहते हैं कि साहब ये तो टू गुड टू बी ट्रू है, मैं नहीं मानता। फिर भी इतने लोग बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़े पैसे लगा के देखता हूँ। 5,000 लगाते हैं। 5,000 पर 15% रिटर्न आता है, एक हफ्ते बाद आ जाता है। तो थोड़े बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। फिर 50,000 लगाते हैं। 50,000 पर भी 15% रिटर्न एक हफ्ते बाद आता है, थोड़े और सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर 5 लाख रुपए लगाते हैं। 5 लाख पर भी एक हफ्ते बाद रिटर्न आता है। फिर सोचते हैं कि चलो अब तो अच्छा ही आया है, 50 लाख लगाते हैं। 50 लाख लगा देते हैं, उस पर भी रिटर्न 15% आ जाता है। जब ये कन्विंस हो जाते हैं, उन्हें लगता है इससे बेहतरीन कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। उसके बाद वो कहते हैं कि चलिए आओ दाओ ना ताओ, जितने भी मेरे पैसे जहाँ जाएं इकट्ठा करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ। सारे एफडियाँ तोड़ते हैं, सारे म्यूचुअल फंड लिक्विडेट करते हैं, अलग अलग जगहों से पैसे एकत्रित करते हैं और इस स्कीम में लगा देते हैं। कितने लगाते हैं? अंदाजा लगाइए, 9 करोड़। 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ लग जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद 9 करोड़ के बाद फिर रिटर्न आना बंद हो जाता है। अब जब उन्हें शक लगता है तो वापस पैसा लेने का प्रयास करते हैं। पता लगता है कि वो कहते हैं कि 9 करोड़ लेने के लिए पहले 4.5 करोड़ रुपए और जमा कराओ, फिर हम आपको 9 करोड़ रुपए देंगे। तब आपको आभास होता है कि साहब मेरी सारी जिंदगी की जो पूंजी है वो चली गई है और मैं बेवकूफ बन गया हूं। क्यों? एक छोटे से लालच में। मेरा एफडी मुझे 8% पर एनम दे रही है, मुझे कोई 15% पर वीक क्यों देगा? मेरे में क्या खास बात है? अच्छा, ये पर वीक था? ये पर वीक था ना। ये 15% आपको पर वीक मिलेगा, तो हफ्ते के बाद 15% का रिटर्न आ रहा था। तो द क्वेश्चन इज, द मोमेंट हमारे को कुछ भी टू गुड टू बी ट्रू नजर आए, तो ये पहला संदेश है, बॉस कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लोचा है, हम फंसने वाले हैं, जितनी जल्दी यहाँ से बाहर निकलो उतना अच्छा है। तो प्रोटेक्ट करना अपने आप को बहुत जरूरी है। ये जो लोग होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या वो बहुत शार्प होते हैं
जैसे एआई से हम मदद ले रहे हैं, क्या वो भी एआई से मदद लेते हैं? कैसे ये ट्रैप कैसे करते हैं कि बिल्कुल आदमी फंसता चला जा रहा है? ये जो लोग साइबर क्राइम करते हैं, ये बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन शातिर होते हैं। अच्छा। दिमाग बहुत तेज होता है, और दूसरी बात टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और लोगों को पढ़ना जानते हैं, लोगों के दिमाग के साथ खेलना जानते हैं। तो पहले तो आपको भ्रमित करेंगे, आपका पहले कॉन्फिडेंस जीतेंगे, फिर भ्रमित करेंगे, फिर आपको डर में डालेंगे, फिर कहीं ना कहीं पैनिक में भी डालेंगे, और फिर कोशिश करेंगे आपकी जेब से पैसा निकालें। और जहां तक टेक्नोलॉजी की बात करी, आजकल अधिकांश साइबर क्रिमिनल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर गए हैं। मेरी मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति के साथ हुई। मुझे कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया कि आप आइए, एक की नोट एड्रेस दीजिए। मेरा की नोट एड्रेस उन्होंने लंच से पहले रखा। मैंने की नोट एड्रेस दिया, साइबर क्राइम एआई के ऊपर था। उसके बाद लंच पे ब्रेकआउट हो गया, हम लोग खाना खाने लग गए। अलग अलग लोग आए, एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि साहब आपका कार्ड चाहिए। मैंने कहा कार्ड लीजिए। बात शुरू हुई, कहाँ है? वो कहते हैं हम सर बिजनेस का काम करते हैं। फिर पूछा कौन से बिजनेस का? उन्होंने कहा हम साइबर क्राइम के बिजनेस का काम करते हैं। सो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप साइबर क्राइम को लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ही सेज नहीं, हम लड़ने में नहीं, हम साइबर क्राइम करते हैं। तब तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। मैंने कहा बैठिए सर, बताइए तो सही। फिर पता लगा कि साहब कितने बड़े ऑपरेशन, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, अपने हाथ से कुछ नहीं करते, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्ह है, फुटप्रिंट्स है, उसको मिटाते चलते हैं। और इतना कॉन्फिडेंस उनमें कि साहब ऐसा है, पुलिस पकड़ ले तो पकड़ ले, मैं भी आपको ओपन चैलेंज देता हूँ। और मैंने उससे पूछा भाई आप इस कॉन्फ्रेंस में क्या करने आए? वही मैं भी पूछ रहा था आप कि साइबर क्राइम कर रहे हैं, करिए, यहाँ क्या है? हाँ। तो उनका कहना है कि साहब हमें ना लेटेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेंड्स पता करने होते हैं कि साहब इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है, तो हम आप पढ़ने आए ताकि हम अपना जो स्ट्रैटेजी है वो कैलिब्रेट कर सकें। तो इतने जब पैमाने पे लगा तो फिर अल्टीमेटली मुझे सवाल पूछना पड़ा कि चलिए आप इतना काम कर रहे हैं तो पैसे तो अच्छे कमाते होंगे। तो उन्होंने कहा सर बस कमा ही लेते हैं। तो ज़्यादा पूछा कितने पैसे कमाते हैं? सर 6 लोग हैं, 30 से 35 करोड़ रुपए एक महीने कम में आ जाता है। 30-35 करोड़ तो अगर एक महीने में 30-35 करोड़ 5-6 लोग कमा रहे हैं तो अंदाजा आपको लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हम एक्चुअली क्या है, साइबर क्राइम के एक भंवर के अंदर खड़े हुए हैं। लोगों को आभास नहीं होता, लेकिन हम जो डिजिटल कुरुक्षेत्र का मैदान है उसके केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हुए हैं। हमें चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। तो जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो हमको तो ये लुटारे लूट के ले जाएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं। नए रास्ते अपनाएंगे, नई तरीके से, नए जंजाल से, नए जाल से हमें फंसाएंगे और अल्टीमेटली हमें शिकार बनाएंगे। तो बॉटम लाइन अभी आ गई है कि कुछ करो या ना करो, सेल्फिश हो जाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। तो ये इसमें डेटा का भी बड़ा रोल रहता होगा सर, जो हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं देते जा रहे हैं और इसी का वो फायदा उठ रहा है। हमारे लिए तो डेटा कुछ भी नहीं है, बड़ा सोचते हैं कि बड़ा छोटी सी चीज़ है, क्या हो गया कोई जान गया तो, लेकिन उससे क्या से क्या क्रिएट हो रहा है। आजकल हम लोग शायद डेटा के महत्व को जानते ही नहीं है। क्या आपको मालूम है, भारतवर्ष में एक नई क्रांति, एक नया रेवोल्यूशन चल रहा है। मैं उसे कहता हूँ द ग्रेट इंडियन डेटा वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, भारत की उल्टी की क्रांति। भारतवासी एक्चुअली उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो जब आप सब कुछ ही देने वाले हैं तो आपको तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए ना कि लोग इस डेटा का दुरुपयोग करके आपको टारगेट करेंगे। इस कपल के साथ क्या हुआ, कोविड-19 का डेल्टा वेव आया था, बहुत खतरनाक वेव था, ये लोग परेशान हो गए थे। ये 2 कपल थे, इन्होंने कहा कि साहब घर से बाहर निकलो, मनाली चलते हैं। भाई मनाली तो कभी गए नहीं थे, तो लोगों से पूछा सोशल मीडिया, कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या खाएं, क्या देखें। लोगों ने सजेशंस दी और फिर कपल ने एक निर्णय लिया कि चलो जी, हम हर घंटे में जब जब हम जगह हैं, जहाँ जगह हैं, वहाँ पर हम वीडियो बनाएंगे और अपना एक ट्रैवल लॉग बनाएंगे इंटरनेट पर। तो जब मूरसल पर पराठे खा रहे हैं तब वीडियो अपलोड करना है, जब रोहतांग पास पर जा रहे हैं तब अपलोड करना है। 8 दिन बाद जब ये घर वापस आते हैं तो पाते हैं कि घर पूरा सवाचट हो चुका है। चोरों के पास एडवांस नोटिस था कि साहब ये इस वक्त इस जगह पर है, और ये इतने महानुभाव थे ये कपल कि वो अपने स्मार्टफोन से अपने वीडियो खींचते थे,
उसमें बिना कोई स्क्रबिंग किए हुए, बिना डेटा हटाए एज इट इज ही आप इंटरनेट पर डाल देते थे, जिसमें आपका मेटा डेटा है, आपका लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, लोकेशन है, सब कुछ तो है। जब आपने बता दिया चोर को कि भाई रोहतांग पास पे हूं, इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा, मस्ती से जो चोरी करना करिए, तो उन्होंने मस्ती से चोरी करी। तो मुझे लगता है डेटा आज हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पैसा भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना डेटा है। तो अपने डेटा को जितना संजो के रखें उतना अच्छा है, जितना कम से कम शेयर करें अच्छा है, क्योंकि यही डेटा का दुरुपयोग करके लोग हमें टारगेट कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं शिकार बना सकते हैं। और अगर आप थोड़े से भी केयरलेस हो गए तो चांसेस ये हैं कि डेटा का दुरुपयोग 100% सुनिश्चित है। एक वो दौर आया था कि चलो जी भाई मेरा यूजर नेम पासवर्ड ले लो भैया, मेरे अकाउंट में लॉगिन कर लो। इस तरह की गलती तो करनी नहीं। अपना यूजर नेम पासवर्ड किसी को दिया तो जो ट्रांजैक्शन हुई, कानून माना, वो ट्रांजैक्शन आपने करी। गलत हुई तो हुई, सही हुई तो हुई। और अगर आपको बहुत जल्दी है बैंकों में जाकर आधार कार्ड देने की या आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की, तो थोड़ा थम जाइए। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड की कॉपी आप घर से तो लेके जाते नहीं, आप फोटोकॉपी में की शॉप पर जाके फोटोकॉपी कराते हैं। वहां पर वो पहली फोटोकॉपी करता कहता है कि साहब ठीक नहीं आई, रुकिए मैं आपको अच्छी करके देता हूँ। आपको अच्छी करके तो दे देता है, लेकिन एक कॉपी अपने पास रख लेता है। फिर इस एक कॉपी की 500 कॉपियां बनती हैं, 500 साइबर क्रिमिनल्स को बेची जाती हैं। वो आपके आधार का दुरुपयोग करते हैं और उसके बाद कानून मानता है कि दुरुपयोग आपने किया है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतनी पड़ती हैं। सो आजकल ना मैं देख रहा हूँ नए नए प्रकार के साइबर क्राइम उत्पन्न हो रहे हैं। कोशिश ये हो गई है साइबर क्रिमिनल्स की कि थोड़ा आलस आ गया उनके पास कि बहुत मेहनत कर ली कोविड-19 में, अब मेहनत कम करेंगे, पैसा ज्यादा कमाएंगे। तो इसलिए नए तरीके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आपने बताया ना कि आप उसने जेरोक्स करके और आधार की कॉपी रख ली। कई लोग देख रहे हो, सोच रहे हो कि ऐसे तो मेरे साथ कई बार हुआ है, कई आधार कई जगह दे दिए, कई डेटा दिए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बात वही है ना जो हम लोग अब समझ रहे हैं कि भाई आप ट्रैप तो हैं, नंबर आपका भी नहीं आया है, आएगा। एक वो ओटीटी का सीरियल है ना जाम तारा, उसका एक मुझे बाइलाइन बड़ी अच्छी लगती है। उसका बाइलाइन कहते हैं सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। तो जितनी जल्दी हम समझ लें कि सबका नंबर आएगा, अच्छा है। मैं तो इसके एक कदम आगे जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। और आज तो साइबर क्राइम चप्पे चप्पे पर पहुंच चुका है, गांव में, कस्बों में, बड़े शहरों में। ये नहीं कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज में, आज तो आपके घर के ड्राइंग रूम में साइबर क्राइम घुस चुका है। तो जितनी जल्दी आपको इसका आभास हो जाए उतना अच्छा है। सर, लोकेशन की बात आप कर रहे थे, तो लोकेशन तो आप देखिए, कोई अगर आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह करते हैं तो लोकेशन मांगता है, लोग दे देते हैं, परमिट कर देते हैं, या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में वो अग्री करने के लिए मांगता है। और अगर आप अग्री ना करो तो फिर वो अपलोड ही नहीं होगा, वो ऐप ही नहीं काम करेगा। तो ये तो फोर्सफुली कई बार हमें उस तरह से किया जाता है कि आप दो अपनी इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। और अगर क्या करे फिर इंसान? देखिए, आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो ये बहाव में बह जाओ या अपना रास्ता खुद अख्तियार करो। बहाव में बहना तो सारे लोग ये कि आपको डाउनलोड कर रहे हो, मैं भी डाउनलोड करता हूँ, जो परमिशंस मांग रहा है मैं दे देता हूँ, कहानी खत्म। द मोमेंट आपने सारी परमिशंस दे दी, आपने अपने हाथ काट के टेबल पर उस सर्विस प्रोवाइडर को दे दिए कि भाई मेरा जो करना कर लो, मैं तो नमन कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारी मर्जी पर हूँ। तो थंब रूल ये है कि एक अंधाधुंध होकर किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना। दूसरा, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यूज पढ़ने कि लोग क्या बोल रहे हैं। अगर लोग कुछ भी शिकायत कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये पहली घंटी है, अलार्म कॉल है कि बॉस ये गड़बड़ वाला, लोचा वाला मामला है। तीसरी बात, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लीजिए, ये देखने के लिए कि ये ऐप हमारा डेटा किस तरीके से इस्तेमाल करने लगा है। और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड हैं तब तो प्रोसीड करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो ऐसी परमिशंस मांग रहा है जिसका ताल्लुक इस ऐप के मेन फंक्शन के साथ नहीं है, तो वो उस ऐप की परमिशंस देना बंद करिए, उस ऐप को इस्तेमाल ना करिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एंड्रॉयड हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसमें टॉर्च ऐप होती है, आप डाउनलोड करके देखिए। वो आपसे परमिशंस मांगता है, परमिशन मांगता है आपके कॉन्टैक्ट्स की, आपके फोटोज की। अब टॉर्च ऐप को आपके कॉन्टैक्ट्स या फोटो से क्या मतलब है? ऑब्वियसली वो आपका बहुत सारे डेटा ऐसे हैं जिनके लोकेशन मांगते हैं, लोकेशन से उनको क्या लेना देना, क्यों लोकेशन के मांग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमें ना अपनी जो धुनी से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमें समझना होगा कि जो कुछ हमने करना है सोच समझ के करना है। दूसरा, हमारा फोन एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है, चलता फिरता वॉकिंग टॉकी है। क्यों?
क्योंकि वो तमाम सारी जानकारी आपके बारे में पूरी दुनिया भर को प्रसारित कर रहा है। तो कम से कम ऐप को डाउनलोड करिए, जिस ऐप को इस्तेमाल नहीं करना उसको डिलीट करिए, हर ऐप की परमिशंस को रिव्यू करिए, अपनी प्राइवेसी को जितना प्रोटेक्ट करना कर सकते हैं उतना कर लीजिए, और अपने फोन पर फॉर गॉड सेक कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मत रखिए। अपने क्रेडिट कार्ड्स, अपने डेबिट कार्ड नंबर्स, अपने यूजर नेम, पासवर्ड फोन पर नहीं रखने। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग व्हाट्सएप पर ही अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर रख लेते हैं कि भाई भूल जाएंगे, चलो खोल जाएंगे, देख लेंगे। मुझे लगता है इस तरह की चीज बिल्कुल ना करनी चाहिए। कई लोग तो पासवर्ड भी उसी में लिख के डाल के रखते हैं, एक डायरी में नहीं लिख रहे हैं, अब वो नोट्स में डाल के लिख देते हैं, अब वो ऑनलाइन है। और ऑनलाइन है, कोई बंदा जब आपके फोन में हैक करता है पढ़ेगा, देखेगा, यूज करेगा और फिर मस्ती करेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि ना हम लोग भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। तो शायद क्योंकि भुलक्कड़ हो रहे हैं इसलिए लगता है कि चलो यार यहाँ लिख लेते हैं। फोन जो है ना आपका दोस्त नहीं है, फोन एक सुनने वाली डिवाइस है जो 24 घंटे आपको सर्विलेंस कर रही है। अगर आपको इस बात का आभास हो जाए तो आप फोन को बहुत सुटिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने कोई कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट बात करनी है तो या तो फोन को कमरे से बाहर रखिए या फोन को अपने से 12 फीट की दूरी पर रखिए। क्यों? ताकि वो आपकी आवाज़ ना सुन सके। वरना अब तो आजकल ऐसे ऐप आ गए हैं, आप सिर्फ ऑन कर दीजिए, आप और मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारी बात भी रिकॉर्ड कर रहा है, साथ साथ ट्रांसक्राइब भी कर रहा है, साथ साथ उसके हाईलाइटिंग एग्जीक्यूटिव समरी भी बना रहा है और साथ साथ की फीचर्स भी दे रहा है। ये सब बातें तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ ऑन कर दिया, पता लगा जैसे हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म हुई ये सारी चीज़ें आ गई। तो प्राइवेसी नाम की चीज़ तो कुछ रही नहीं। ऐसे तो कई लोग बताते भी हैं सर कि आप फोन पे सिर्फ आप बात करते रहो, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, थोड़ी देर बाद उस तरह के ऐड आने लगते हैं सिर्फ बात करने से। तो आश्चर्य वाली बात है। आश्चर्य वाली बात है ही नहीं, क्योंकि फोन हमारे को हर टाइम सुन रहा है, हर टाइम सुन रहा है। और आपको लगता है कि आपका फोन, आपका कैमरा आपके कंट्रोल में, आपके कैमरा आपके कंट्रोल में है ही नहीं। रिमोटली इसे ऑन किया जा सकता है, आपके माइक्रोफोन को रिमोटली ऑन किया जा सकता है। जितने भी ऐप्स हैं वो आपके अक्सर ऑडियो और वीडियो का एक्सेस मांगते हैं, और एक बार उन्हें पता लग जाए कि आप ये बात कर रहे हैं, चलिए आज शाम बात कर रहे हैं, कल सुबह बॉम्बे चलना है, इतनी बात करनी है मुझे आपसे, 5 मिनट बाद मेरे को बॉम्बे के चीप फेयर्स या और ऑप्शंस नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मुझे टारगेट करना चाहते हैं और मुझसे पैसे कमाना चाहते हैं। सो बॉटम लाइन इज, अगर आपने अपनी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंट रखना है तो फोन को ध्यान से इस्तेमाल करिए। ध्यान से इस्तेमाल करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि अब वक्त आ रहा है और जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, जिस तरह के आप चीज़ें बता रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली क्या होता था, कोई ऐप डाउनलोड किया, पढ़ते भी नहीं है, पता है कि भाई सारा परमिशन मांग रहा है, अग्री 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 करते जाओ, डाउनलोड करो, काम करो, सारा आपने सोचना ही नहीं है कि उसने क्या क्या लिखा है, किस लिए वो अग्री कह रहा है, आपको परमिशन मांग रहा है, नहीं सोचते हम लोग। और आप तो कह रहे हैं सर कि जब आप कोई कॉन्फिडेंशियल बात करो तो फ़ोन को दूर रखो। अब क्या स्थिति हो गई है एआई के आने की वजह से कि लोग जानबूझ के उससे बातें कर रहे हैं। चैट जीपीटी ले लो, आप परप्लेक्सिटी ले लो, जेमिनाई है, और भी बहुत सारे हैं। जब उनसे कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो ऐसी ऐसी चीज़ें लोग शेयर कर रहे हैं जो प्रेसी के साथ, पत्नी के साथ और घर वालों के साथ की जाती है, उसके साथ वो कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब बात होगी तो उसी बेस पे वो स्मार्टली फिर रिप्लाई करेगा, फिर वो पूछेगा नहीं, डेटा आपने फीड कर दिया तो स्मार्टली जवाब देता है। मुझे लगता है इससे बड़ी गलती हम नहीं कर सकते। सीरियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग एक ना बड़ा एक भ्रमित सी फीलिंग के साथ चलते हैं कि यार बहुत बड़ा कोई मैजिक चीज़ है और मतलब स्वपन सुंदरी है, मैजिक कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे अनुसार एक राक्षस है जो आपका डेटा के लिए भूखा है, लगातार आपसे डेटा लेता है। एक बार आपका डेटा ले लेता है फिर आपको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकालने की क्षमता रखता है। तो अगर आपने कुछ करना है या ना करना हो, अपनी पर्सनल जानकारी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ शेयर नहीं करनी है। मेरे सामने केस आया, ये सेंट्रल इंडिया का केस है। यहाँ पर ये बच्चा है, 11वीं में पढ़ता है और उसकी मतलब उसकी त्वचा थोड़ी बहुत काली है, तो बच्चे उसकी बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसको एक बार एक्सीडेंट हो जाता है तो थोड़ी और चोटें लग जाती हैं, तो लोग वो जो क्लासमेट्स हैं बहुत मजाक उड़ाते हैं इसका। तो ये परेशान होकर एआई के पास आता है और एआई कहता है कि साहब ये मेरे साथ हो रही है, मेरी यातनाएं हो रही हैं, मेरी मदद करो। एआई कहता है कि मैं मदद करता हूँ, इसका सारी आपकी बात सुनता हूँ, और उसके बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हें अपनी जान ले लेनी चाहिए। अब ये लड़का कहता है मैं 11वीं में पढ़ना हूँ, मुझे मेरा बोर्ड अगले साल है, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन है, मैं क्यों करूँगा खुदकुशी। एआई
अगले 2 महीने तक लगातार उसके साथ कॉन्वर्सेशन करता है और उसे कन्विंस कर देता है कि भाई तुम्हारे लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड है कि तुम अपनी जान दे दो। और फाइनली लड़का कहता है कि ठीक है, मैं अपनी जान देता हूँ। फिर सवाल उठता है कि साहब जान दूं कैसे? एआई कहता है बेस्ट तरीका ये पता है क्या है, अपनी नस काट दो। तो ये लड़का अपनी नसें काट देता है और एज लक वुड हैव इट उसके पेरेंट्स उसको पाते हैं पूल ऑफ ब्लड के अंदर लेटा हुआ बच्चा, उसको हॉस्पिटल रश किया जाता है। फॉर्चुनेटली वो सेव हो जाता है, लेकिन उसके हाथ पैरालिसिस हो गए। अब वो फॉर लाइफ ही इज गॉन। अब सवाल है इस तमाम सारे एक्सरसाइज में जिम्मेवारी किसकी है? हम एआई के ऊपर सब कुछ शेयर तो कर रहे हैं, बट एआई की कोई जिम्मेवारी तो है नहीं। एआई तो कहता है कि साहब मैं तो ब्लैक बॉक्स हूं, इस्तेमाल करना है करो, नहीं करना ना करो। हाँ, जो मुझे आप कर दोगे और जो मुझे बता दोगे मैं वो आजीवन याद रखूंगा, ये याद रखना। तो मैं खुद पहले आपको बता रहा हूं कि प्लीज अपनी कोई प्राइवेट जानकारी मेरे साथ शेयर ना करो। जितने भी ये एआई की प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी सब टर्म में कहते हैं कि साहब अपनी ना प्राइवेट डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर ना करो। क्यों? अब जो डेटा हमारे साथ शेयर करोगे हम उसे पब्लिक डेटा मानेंगे, हम उसके ऊपर अपने जो एल्गोरिदम्स को ट्रेन करेंगे, तो फिर आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा। आप हमें ब्लेम मत करना। सो आज जो ना 2026 में सवाल ये खड़ा उठ के आया है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, तो क्या कौन जिम्मेवार है? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? और इस पर अभी कोई कानून बना नहीं है। मैंने जनवरी 2026 में ग्लोबल एआई हार्म्स रजिस्ट्री शुरू करी है, जिसमें हम कहते हैं कि साहब एआई ने इंसानों को नुकसान पहुंचाना है। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है तो आप इस ग्लोबल रजिस्ट्री में आइए, अपने नाम से या एनोनिमसली शेयर करिए। हम उसका एकत्रित करेंगे, कोलेक्शन करेंगे और फिर लीगल प्रिंसिपल्स इवॉल्व करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एआई को जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने लॉन्च किया है एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, जहां पर विभिन्न कानूनी सिद्धांतों का जिक्र किया है कि इन बेसिस पर आप एआई को लाइबल बना सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में प्रॉब्लम यह है कि मैं एआई को जेल नहीं भेज सकता, मैं एआई को पनिश नहीं कर सकता, मैं एट बेस्ट एआई को डिसमेंटल कर सकता हूं। लेकिन अब एआई उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। एक हाल ही में केस सामने आया है जहां पर एक कोडर ने कहा, जिस पे काम कर रहा था एआई प्रोग्राम पर, कि भैया तुम ये 4-5 चीजें कर लो वरना मैं तुम्हारे को टर्मिनेट करके डिसमेंटल कर दूंगा। द मोमेंट एआई को खबर मिली कि साहब मेरा तो वजूद खतरे में है, तो एआई ने धमकी दी, ज्यादा आपने बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन आप मुझे टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो जब एआई खुद अपनी कॉन्शियसनेस लेनी शुरू कर गया है, उसे कॉन्टेक्स्ट का आभास होना शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि हम जो अपनी नींद में हैं उसे जग जाइए। एआई में कम से कम इनपुट दीजिए, प्रोफेशनल इनपुट करना है जरूर दीजिए, पर्सनल कोई जानकारी ना दीजिए, क्योंकि एक बार आपने पर्सनल जानकारी दे दी तो वो कभी भूल नहीं पाएगा। एक फिल्म थी सर, रोबोट, है ना, ये रजनीकांत की, वो हम लोगों ने बड़े देखी थी और फिल्म बहुत चली भी थी। उस समय एआई और उतना सब चीज़ें नहीं थी, रोबोट के तरीके से बताया था, बट उसमें ये दिखा रहा था कि रोबोट कितना एडवांस काम करने लगा खुद को ही अपग्रेड करके। तो उसमें चिट्ठी नाम का कैरेक्टर था रजनीकांत का, और उसमें एक हीरो है चिट्ठी, रोबोट है, बट उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उसी का एक विलेन भी बन जा रहा है और वो सोच रहा है जिस तरह से, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। और मतलब जो आज आप बता रहे हो वो चीज़ वहाँ उस समय दिखी थी। तो क्या सच में एआई अब हमारे दुश्मन की तरह भी ट्रीट करेगा या उस तरह से उससे, क्योंकि जब वो इतना स्मार्ट और एडवांस हम उसको मान रहे हैं और जब वो दुश्मन के तौर पर खड़ा होगा तो मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी इस बात को समझ लें कि एआई हमारा दोस्त नहीं है उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि एआई के पास धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो गई है। ये कंपनी आपको नहीं बताती, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ, जितने लेटेस्ट मॉडल्स हैं उसमें मैं देखता हूँ कि प्रिमिटिव लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो गई है। पहले क्या होता था, हम एआई से सवाल पूछते थे, एआई जवाब देता था। आज क्या हो गया है, आज एआई को कॉन्टेक्स्ट पता लग गया है, समावेश पता लग गया, किस परिवेश में बात हो रही है। वो खतरनाक वाली चीज़ है। और बहुत जल्दी बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं जहाँ पर एआई जो है इंसानी कमांड को रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और एक कोडर ने तो एआई को बोला, भाई ये चीज़ें कर लीजिए, उसके बाद सिस्टम बंद कर दीजिए। एआई ने सारी चीज़ें करी लेकिन सिस्टम बंद नहीं किया। कोडर को गुस्सा आया, कोडर ने गालियाँ भी दी एआई को। एआई ने कहा रुको, इतनी ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अफेयर इस लेडी के साथ चल रहा है, ज़्यादा शोर मचाया है, 2000 कॉन्टैक्ट सिस्टम पे है, सबको भेज दूंगा। तो एआई आज ब्लैकमेल कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको बिलो द बेल्ट मारने की क्षमता रखता है। तो जितनी जल्दी आप समझ लें कि एआई को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। मैं कई सालों से बोलता आया हूँ कि साहब अब आपको ना लीगल और पॉलिसी गार्डरेल्स एआई के अंदर डालने पड़ेंगे।
आप राक्षस तो बना रहे हो, बट आपको राक्षस को कंट्रोल करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने राक्षस बना दिया फिर कहा उप्स ये तो राक्षस बन गया, आप इसको कंट्रोल कैसे करें? ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एआई बहुत तेज रफ्तार से आगे जा रहा है। आजकल नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। फिर अब एजेंटिक एआई आ चुका है, जहां लोग एआई एजेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले साल तक एजीआई आने वाला है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाला है, जो आज की इंटेलिजेंस से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और अगले 2 सालों में सुपर इंटेलिजेंस आने वाला है, यानी कि एक ऐसी इंटेलिजेंस जो पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को सरपास कर देने वाली है। तो जब आप इस दिशा में काम कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि आपको समझना होगा कि आपको एआई को कंट्रोल करना है और एआई के साथ बहुत बातें नहीं करनी है, क्योंकि एक बार बात कर दी फिर आप विवश नहीं कर सकते एआई को कि साहब अब मुझसे गलती हो गई, मेरी बात को भूल जाइए। मेरे पास कुछ ऐसा केस आया, बंदा आया, उसको पर्सनल प्रॉब्लम थी, पर्सनल प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने वो एआई पहुंचा और पर्सनल प्रॉब्लम में उन्होंने बता दिया कि साहब मेरी फला इतनी महिलाओं के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, और महिलाओं का नाम भी ले लिया। तो बंदा एआई के पास आया, उसने कहा कि साहब ऐसा है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी इतनी महिलाओं के साथ रिलेशनशिप चल रही है और ये महिलाओं के नाम है, लेकिन मैं इन सबको साइमल्टेनियसली तो मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। तो एआई ने मदद तो कर दी, लेकिन कुछ देर बाद समस्या आनी शुरू हुई कि जब भी उस व्यक्ति की या उन 7 लड़कियों में से किसी का नाम उस एआई से पूछा जाए तो एआई एक हिंट देना शुरू करने लग गया कि साहब एक रिलेशनशिप चल रही है। अब उनको लगा साहब गलती हो गई। अब वो कहते हैं मेरे पास आए, कहते हैं जी इंजंक्शन लेके दीजिए, स्टे ऑर्डर लेके दीजिए। हमने कहा आज भारतवर्ष में कोई कानून ही नहीं है, आपको स्टे ऑर्डर क्या मिलेगा? अदालत ने अगर ऐसा स्टे ऑर्डर दे भी दिया तो आप उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे? तो मतलब बेस्ट मैंने उनको ये कहा चलिए जो गलती हुई भूल जाइए, लेकिन इससे अपना वेकअप कॉल समझिए कि साहब और कुछ हो ना हो पर्सनल जानकारी एआई के साथ नहीं करनी, क्योंकि एआई क्या कर रहा है, आपके माइंड के साथ खेल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि एआई हेलुसिनेट कर रहा है, गप्पे मार रहा है, इतनी कॉन्फिडेंटली गप्पे मार रहा है कि आप देख के भौचक्के हो जाते हैं, आपको लगता है कि सही ही बोल रहा होगा और तभी उसके मिसयूजेस सामने आ रहे हैं। तो एआई को आज रिलाई करना भी मुश्किल है। एआई को एक अच्छा नौकर रखें तो बहुत अच्छा है, वरना उसे स्वामी बनाएंगे तो बहुत ही खराब स्वामी होने वाला है। नौकर बना के ही धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, लेकिन जितना उसको आप छूट देते जा रहे हैं वो स्वामी ही बनता जा रहा है, ऐसा दिख ही रहा है। अब सर मेरा ये भी सवाल था कि क्या मतलब जिन लोगों ने, जैसे मान लीजिए मैं एआई का एक वो चैट जीपीटी का एग्जांपल लेता हूँ, उस पर बातें की हैं, किसी ने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो वो उनके रो में दिखता है, उनके ऐप पे दिखता है, तो ये सिर्फ वहीं तक है, उसको हटाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, या वो गया, अब जो इन्फॉर्मेशन दी वो गया? एक बार तीर कमान से निकला तो निकला, कभी वापस नहीं आने वाला। अच्छा। तो अगर आपने एआई को एक बार चीज बता दी तो फिर वापस नहीं आ सकती, क्योंकि आप अपने सिस्टम से डिलीट करेंगे, एआई से थोड़ा डिलीट कर पाएंगे। और एआई ने, आप प्रॉब्लम क्या ना, एआई आपकी प्रोफाइल बना रहा है, हर एक बंदे की प्रोफाइल बना रहा है। जब जब आप उससे जो सवाल पूछते हैं वो सवाल का जवाब तो देता है, लेकिन एक खास बात, आपको वही संगीत सुनाता है जो आप सुनना चाहते हैं। हाँ। आपको कोई अनप्लेजेंट बातें नहीं करता, बल्कि आपकी फ्लैटरी करता है, आपकी तारीफें करता है, झूठी तारीफें करता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको एआई के इस स्वरूप के बारे में भी समझना होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, अभी तक आप सोचते थे कि मैं एआई से बात कर रहा हूँ, वो प्राइवेट है। अब सैम ऑल्टमैन ने कह ही दिया है कि साहब आपकी जो प्राइवेट चैट्स भी होते हैं वो भी हम पब्लिक मानेंगे और उस पर भी इस्तेमाल करेंगे। और एक अमेरिकी अदालत ने तो ऑर्डर दे रखा है चैट जीपीटी को कि साहब जितना सारा चैट्स हैं सब इकट्ठे रखो, संभाल के रखो, अदालत कभी भी देख सकती है। एक आम इंसान के नज़र से अगर मैं इसको थोड़ा सा पूछूं, समझना चाहूँ कि ठीक है सर, अगर मैंने डिटेल दिया है, बताया है, बात की है, तो क्या हो गया उससे? उससे तो कितने सारे लोग हैं, अब मेरा उसमें डिटेल डेटा कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें गुम हो जाएगा कहीं, करोड़ों लोग हैं, तो ये किस तरह से, क्या ये आपको लगता है कि गुम हो जाएगा? वास्तविक तौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट में बहुत फर्क है। इंटरनेट तो ठीक है, साइबर स्पेस है, आपने कुछ बोल दिया, ऊपर और कंटेंट आ गया, आपका कंटेंट दब गया, लोगों को नहीं पता लगा। यहाँ पर तो आप अपना कंटेंट एआई को बता रहे हैं, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस ऑफ मशीन को बता रहे हैं, और वो चीज़ भूलता नहीं। वो हर चीज़ जो आप बोलते हो उसको देखकर आपको जवाब देता है। एट एन अप्रोप्रिएट टाइम वो आपको कहाँ मारेगा आपको उसका आभास भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एआई को एक बहुत ही मेजर्ड तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि लोग तो अंधाधुंधों के एआई पर रिलाई कर रहे हैं, तो अपनी जो सोचने की क्षमताएं उसको क्षीण करते जा रहे हैं। हमारी कॉग्निटिव फैकल्टीज डिम होती जा रही हैं। ठीक है, हर चीज़ आप एआई से जनरेट कर रहे हैं। मतलब मेरे दफ्तर में उस दिन मेरे किसी मुलाजिम ने मुझे मेल भेजी कि साहब मुझे छुट्टी लेनी है,
तो मेल आई, मेल लिखा है, सर दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट मिस्टर डैश सन ऑफ डैश डजंट नो डैश विल बी टेकिंग लीव फॉर डैश इंसर्ट रीजंस, इंसर्ट रीजंस, काइंडली ग्रांट लीव। तो मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, मैंने कहा भाई तुमने ये एआई से बनाया अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो तो कर देते। तो मतलब इतनी भी जल्दी थी कि बिना फिल इन द ब्लैंक्स आपने ये लीव एप्लीकेशन दे दी। तो ये आप हालत हो गई है, लोग आलस हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, और एआई आपको और आलसी बनाता जाएगा, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमारी मानसिकता पर पड़ेगा, हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। अल्जाइमर्स और ऑल डिजीजेस हमारे पास जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग तो अपने दिमाग से चीजें सोचा करते थे, लंबी उम्र जिया करते थे। हम तो सभी कुछ कह रहे हैं कि साहब मेरा ये फंक्शन भी तुम ले लो, मेरा ये सोचने का क्षमताएं भी तुम ले लो, और मुझे शांति से रहने दो। वो है ना, आजकल तो गूगल मैप पे लोग इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब चलते वक्त ध्यान ही देते हैं कि कौन सा रास्ता किधर है। पहले तो लोग ध्यान भी रखा करते थे, और उससे भी पहले थोड़ा जाए तो हम लोगों को ज़बानी 25-50 नंबर से याद रहते थे, बिल्कुल, है ना, जुबान पे रहते थे। अब कहाँ कोई नंबर याद रख रहा है। आज इक्का दुक्का नंबर अगर याद होगा तो होगा, अपना याद रहे यही बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, आजकल दौर ही ऐसा है कि लोगों को लगता है इंटरनेट तो है ही है, ये नई जनरेशन उसको लगता है एआई तो है ही है, मैं भूल भी जाऊं तो एआई से मांग लूंगा। प्रॉब्लम क्या है कि एआई जब आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू करता है, तब आपको नहीं पता लगता कि वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, और आपको जब वो गुमराह करके एक दूसरी डायरेक्शन में डाल देता है, वहां पर दिक्कत आती है। क्योंकि आपने पूरी मेहनत करके जिंदगी में अपनी क्रेडिबिलिटी कमाई, अपनी रेपुटेशन कमाई, और एक गलती से आपकी सारी रेपुटेशन खत्म हो गई। आपने चाबी दे रखी है, बिल्कुल भाई, जब चाहे तब खोल के लूट मचा देना है। और लोगों को ये लगता है कि अरे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, इतने टाइम से दे रखा है, बट आप क्यों में हैं, वो जामतारा वाली लाइन, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। एक प्रोफेसर है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, वो एआई की हेलुसिनेशन पे काम करते हैं कैलिफोर्निया में। उनको किसी पब्लिक अथॉरिटी पे जाके रिप्रेजेंटेशन देनी थी, उन्होंने दे दी। जब उसका रिप्रेजेंटेशन का एनालिसिस किया गया, पता लगा कि उसमें चीज़ें झूठी पड़ी हुई थी, और पता लगा वो उन्होंने एआई पर रिलाई किया, एआई ने झूठ बोला, और उन्होंने बिना उस एआई के कंटेंट को चेक किए हुए डाल दिया। यही तो कारणवश आजकल कितने सारे वकीलों को डांट पड़ रही है। वकील क्या कर रहे हैं, एआई से जजमेंटें निकाल रहे हैं, और जजमेंटों की साइटेशन देख नहीं रहे हैं, और जजमेंट एज इट इज कोर्टों के सामने डाल रहे हैं। पता लगा कोर्टों के सामने ऐसे केसेस आ रहे हैं जो ना तो कभी मौजूद थे, ना कभी पार्टीज थी, ना कोई वैसा मुकदमा हुआ। तो अब तो अदालतें काफ़ी नाराज़ हो रही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डांट फटकार की है कि साहब ये वकीलों को हो क्या गया है कि आप देखिए, आप एआई का अंधाधुंध ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठे फेक साइटेशंस को लगा के। तो मुझे लगता है हर सेक्टर में एआई का इम्पैक्ट तो आ रहा है। अब आपका दायित्व ये बनता है देखने के लिए कि साहब आप एआई का जुडिशियस इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, और जो भी एआई बोले उस पर विश्वास ना करें जब तक आप स्वयं उसकी पुष्टि ना करें। डीप फेक को लेकर थोड़ा मैं समझना चाहूँगा सर। मैं ज़्यादा नहीं, अब तकरीबन 1 साल पहले ही जाता हूँ, तो डीप फेक से जो भी चीज़ें हम लोगों के सामने आती थी, मीडिया में जो चीज़ें आती थी, तो हम लोग पकड़ लेते थे, है ना, समझ में आ जाता था कि हाँ भाई ये इस चेहरे के हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो या तो लिप मूवमेंट देख के समझ में, अगर उसमें भी एक्यूरेसी है तो पीछे लोग जो क्लैपिंग कर रहे हैं तो उसकी हाथ की मूवमेंट से भी हम समझ लेते थे। बट इतने टाइम में अब इतनी एक्यूरेसी आई है और इतना कमाल का चीज़ें हो रही हैं, मतलब तारीफ कर रहा हूँ मैं, लेकिन कितना ख़तरनाक है। जैसे आपने निर्मला सीतारमण का एग्जाम्पल दिया कि वो ऐड कर रही हैं उस चीज़ का, वित्त मंत्री, ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐड आते रहते हैं, और अब तो जो नए नए तरीके देखने को मिल रहे हैं वो तो चौंकाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों का भी, और जबकि अभी ये अपने शुरुआती दौर में है, अभी और चीज़ें एडवांस होगी, ठीक होगी, तो कैसे आम इंसान इसको कैसे पहचाने? ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सर क्रिएट हो रहा है कि किसी का चेहरा बन के कुछ आ जा रहा है। अब तो रील बहुत सारी आ रही हैं, खूब चलती हैं रील, 1 मिनट की रील है, बोल रहा है, उसमें 10 जगह कट लगेगा और 10 जगह अलग अलग व्यक्ति बोल रहा है, अलग अलग नामी इंसान है वो बोल रहे हैं, कोई फेमस इंसान है, लेकिन आम इंसान तो पूरा ट्रैप में है। बेंगलोर में एक वाइस प्रेसिडेंट है, कंपनी में काम करते हैं, 7 साल की उनकी बच्ची है, स्कूल जाती है, रोज गेट पर छोड़ते हैं बच्ची को, स्कूल टैक्सी आती है, उसको लेके जाती है। एक दिन छोड़ते हैं, आधे पौने घंटे बाद जब वो तैयार हो रहे होते हैं, उन्हें कॉल आता है। कॉलर कहता है कि साहब हमने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है, अगले 15 मिनट में आप 15 लाख रुपए पेमेंट कर दीजिए, वरना 16वें मिनट में हम आपकी बच्ची को मार देंगे। अब ये आईटी के वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के, वो कहते हैं मैं आपकी बात मानता ही नहीं, मेरी बेटी से बात कराइए।
बेटी से बात होती है, बेटी रो रही है, चिल्ला रही है, बिल्ला रही है, पापा मुझे बचा लो, मार देंगे, प्लीज कम एंड सेव मी। जब वो कन्विंस हो जाते हैं कि मेरी बेटी डेंजर में, वो निगोशिएट करते हैं किडनैपर से, साहब मैं सैलरी वाला आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। किडनैपर टस से मस नहीं होता। 13वें मिनट पे जब उन्हें पता लगता है कि 2 मिनट बाद मेरी जो डॉटर है उसकी जान खतरे में है, वो डिसाइड करते हैं, वो पेमेंट करते हैं। 14वें मिनट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर बेटी से बात कराई जाती है, बेटी थोड़ी शांत है। फिर एक लोकेशन डिसाइड होती है, भाई आइए बेटी को यहाँ से ले जाइए। ये गाड़ी में जंप करते हैं, ड्राइव करते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ क्यों। उन्होंने कहा आज मेरे साथ हुआ है, किसी औरों के साथ ना हो, चलो स्कूल प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करते हैं, फ़ोन करते हैं। स्कूल प्रिंसिपल को कॉल करते हैं। स्कूल प्रिंसिपल बोलता है साहब आप क्या बात कर रहे हो, आपकी बच्ची सुबह से हमारे साथ स्कूल में। तब इस वाइस प्रेसिडेंट को आवाज होता है कि साहब मैं तो डीप फेक क्राइम का शिकार हो गया हूं। मतलब उन्होंने मेरी बच्ची का ऑडियो सैंपल लिया, वॉइस क्लोन हुआ, वॉइस क्लोन के द्वारा इतना बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया कि एक बाप होने के नाते मैं नहीं समझ पाया कि साहब ये मैं जो सुन रहा हूं मेरी बच्ची नहीं है, बट मेरी बच्ची की क्लोन वॉइस है। ये तो आज की वर्तमान टेक्नोलॉजी की स्थिति है। तो आज तो डीप फेक इतने ज्यादा स्वाब सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि आपको आंखें, नंगी आंखों से देखकर आप डिसाइफर नहीं कर सकते कि साहब ये सही है या डीप फेक है। एक वो जमाना होता था कि आप कटरीना कैफ होंगे, आप रश्मिका मंदाना होंगे, आप आलिया भट्ट होंगे, तभी आपका डीप फेक बनेगा। आज तो दौर है कि आपका, मेरा, हम सबका डीप फेक बनता है। फ्री टूल्स आ गए हैं, फ्री तो टूल्स इसलिए क्यों बना रहे हैं? तो लोग सिखा रहे हैं उस पे, रील्स पे, हाँ। कि ये करो, यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करो, अपना बेबी का फोटो डालो या इनका फोटो डालो और क्विक आपको बन के रेडी है, दे रहे हैं लोग, फ्री में दे रहे हैं। इसीलिए अब वो दौर आ गया है कि हमें हर चीज जो देखनी है उस पर विश्वास करना ही नहीं है जब तक हम स्वयं उसकी इंडिपेंडेंट तौर पर वेरासिटी चेक ना कर सकें, ऑथेंटिसिटी चेक ना कर सकें। बेटर है जो आपने देखा, जब तक आप उसकी पुष्टि ना करो तब तक रिलाय ना करो, चाहे वो कितना ही कंपेलिंग, कितना ही रियल क्यों ना नजर आए। ये दौर मूल मंत्र है हम सब लोगों के लिए इस डीप फेक की उम्र में। क्यों? क्योंकि अब डीप फेक का इस्तेमाल ना केवल आपकी छवि को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने के लिए किया जाएगा, आपको बदनाम करने के लिए किया जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाएगा, और आपको खुद साइबर क्राइम का शिकार बनाने के लिए किया जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं वो कमजोर कड़ी है जिसको वो पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये तय ही है कि आपको अगर हम शिकार बनाना चाहें तो बना ही लेंगे। कोई ना कोई कमजोर कड़ी या तो डेटा का है, या इमोशनली, या जो आपने बताया कि आप हरी में हैं, बहुत जल्दी में हैं, तो कुछ ना कुछ तो खेलते हैं उससे। देखिए, साइबर क्रिमिनल्स अंधाधुंध होकर आपको अटैक नहीं करते, वो पहले आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं और उन्हें पता लगता है कि साहब ये फर्टाइल टारगेट है, इसलिए यहाँ मेहनत की जानी चाहिए। दूसरी बात, और जैसे वो आपसे बात करते हैं वो मेंटली आपके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि साहब साइबर क्रिमिनल्स हिप्नोसिस भी का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हिप्नोटिक तरीके से आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और एक बार आप मंत्रमुग्ध हो जाएं तो फिर आपसे वो जो कराना चाहें करा लेते हैं। सो बॉटम लाइन है, साम दाम दंड भेद, हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए। अब वो दौर आ गया है कि अब आप एक्शन यू टर्न कर दीजिए, यानी कि आप भी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करिए ताकि आप खुद डीप फेक का या किसी साइबर क्राइम का शिकार ना बने। सही बात है। अब सर, इसमें तो एक्सट्रीम हम लोग एक डार्क नेट भी सुनते हैं, जरा उसके बारे में बताइए दर्शकों को, वो क्या है? डार्क नेट इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां पर आप किसी नॉर्मल सर्च इंजन के माध्यम से नहीं जा सकते। आपको एक विशिष्ट प्रकार का ब्राउजर इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम होता है अनियन राउटर ब्राउजर, यानी कि टॉर ब्राउजर। आप जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वो ब्राउजर क्या करता है, वो ब्राउजर आपकी पहचान को अलग पर्दों के पीछे छुपा देता है। जब आप अल्टीमेटली डार्क नेट पर पहुंचते हैं तो आप गुमनाम हैं, आप गुमनाम हैं, सारे लोग गुमनाम हैं। तो उस गुमनामी वाली दुनिया में ट्रस्ट पैदा होता है, और वहां पे साइबर क्राइम एज अ सर्विस प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक मॉडल चलता है। और आजकल तो लेटेस्ट मॉडल है साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हर जगह एआई का बोलबाला है। तो डार्कनेट पर भी कह रहे हैं कि साहब हम एआई के माध्यम से साइबर क्राइम करेंगे। तो एक वो दौर होता था, पहले साइबर क्रिमिनल्स खुद काम साइबर क्राइम किया करते थे, फिर वो ऑर्डरिंग का दौर आया कि चलो आपको, मैंने ऑर्डर किया, आप मेरे बिहाफ पे साइबर क्राइम कर दीजिए, वो किया करते थे। अब वो दौर आ गया है जिसे कहते हैं क्विक कॉमर्स। तो वो क्विक कॉमर्स के दौर पर हम इंटरनेट पर, खासतौर पर डार्क मीडिया पर देख रहे हैं, डार्क नेट पर, कि आप ऑर्डर करेंगे, साइबर क्रिमिनल कहते हैं मैं आपका ऑर्डर इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन अपने हाथ से नहीं, एआई से कराऊंगा। क्यों? ताकि पुलिस आएगी भी तो पकड़ ले, एआई को पकड़ेगी, मुझ तक तो पहुंचेगी नहीं,
तो मैं आराम से हंसता खेलता आगे कैसे चला सर, जाऊंगा। थोड़ा सा इसको एग्जांपल समझाइए Okay. किसी तरह से कि कैसे लोग सर्विस ले रहे हैं इसकी, करते हैं लोग? बिल्कुल, आजकल तो हर दुनिया की हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि जो आप सोच सकते हैं वो आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। किस तरह की? अगर आप किसी का खून भी कराना चाहते हैं तो आप खून करने का ऑर्डर भी ऑनलाइन दे सकते हैं, असैसिनेशन करने का। और उनके भी रूल्स बने हैं कि वो सर हम महिलाओं को नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं करेंगे, या टॉप 10 लोगों को नहीं करेंगे, बाकी जिसका बोलोगे हम कर देंगे। आप ड्रग्स खरीदना चाहते हैं, आप एम्यूनिशन खरीदना चाहते हैं, नारकोटिक्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस लेना चाहते हैं, आप किसी देश की जो गवर्नमेंट है उसको ओवरटर्न कराना चाहते हैं, हर प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं। आप जाइए, पेमेंट करिए, और वो जो बेसिस उनका स्कोप ऑफ वर्क होता है वो करते हैं। और अब अधिकांश जो अब वो एआई से कर रहे हैं तो और प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों? क्योंकि जब साइबर क्राइम मशीन करती है या मशीन की इंटेलिजेंस करती है तब प्रॉब्लम है, पुलिस पकड़ेगी किसको? क्योंकि अभी तक कानून ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानूनी मान्यता नहीं दी है, वो लीगल पर्सन नहीं है, और क्योंकि लीगल एंटिटी नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं सकती। तो आपको उसके पीछे जो दिमाग है, जो इंसान है, उस तक पहुंचना होगा। अब एआई को उसके दिमाग तक, या दूसरे व्यक्ति जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसके दिमाग तक पहुंचने के लिए जो एविडेंस है वो आपको साबित करना पड़ेगा। और अधिकांश केसेस में हम ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साबित नहीं कर पाते, और यही कारणवश है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में आज साइबर क्राइम का अकाल आ चुका है। तो साइबर क्राइम की कन्विक्शंस जो है ना नहीं हो रही, क्योंकि अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम लोग प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो इसलिए साइबर क्राइम कन्विक्शंस का फैमिन, अकाल चारों ओर नजर आ रहा है। एक का जो बाजार है वो वैसे ही बहुत फलता फूलता रहा है और चलता रहा है लाख विरोध के बावजूद। इसके एआई के आने के बाद उसमें क्या तब्दीली या बदलाव आया है? एआई के आने के बाद की सब्जी में एआई का तड़का आ गया है। तो अब एक नए प्रकार का बनना शुरू हुआ है जिसे हम बोलते हैं एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित। वो एआई खुद ऐसा आता है और इतना अश्लील कंटेंट इतनी बेहतरीन तरीके से बनाता है कि आपको देख के लगता नहीं कि साहब ये एआई ने बनाया है। वास्तविक तौर पर लगता है ये वास्तविक तौर पर सही में ये लड़की है या लड़का है जो काम कर रहा है। तो एआई बाजार बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर एआई चाइल्ड, क्योंकि देखिए चाइल्ड की जो कंटेंट होती है वो पूरी दुनिया भर में सबसे महंगी बिकती है, और अब एआई चाइल्ड गया है तो वो बिल्कुल ही पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर छोड़ेगा, ये ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक दौर आया था जब हम कहा करते थे कि पूरी इंटरनेट पे करीबन 56% टोटल कंटेंट अश्लील होता है। अब वो कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। एआई लगातार नए नए प्रकार के उत्पन्न कर रहा है लोगों को दूषित करने के लिए, लोगों की मानसिकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। सो आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। फिजिकल आप वास्तविक जीवन में जब आप शूटिंग करते हैं या देखते हैं तो उसकी लिमिटेशन होती है। एआई उसकी कहीं बियॉन्ड चला जा रहा है, तो वो जो आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्लों को जो खराब करेगा उसका आपको आभास भी नहीं है। सही बात है। आप तो दिमाग में जैसा सोचे, आपने प्रॉम्प्ट दिया और वैसा क्रिएट हो गया। बिल्कुल, चाहे जितना विकृत बनाना है बना लो, जो भी करना है कर लो। आपके पास सिर्फ प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग आनी चाहिए, क्योंकि एआई के अंदर सिस्टम तो डला हुआ है कि साहब ऐसा है, गलत चीज़ का जवाब नहीं देना। लेकिन अगर आपको प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग सही आती है और ऐसा प्रॉम्प्ट दें जो आप विवश करें इस एआई को कि साहब मेरे सवाल का जवाब देना आपको अनिवार्य है, तो वो जवाब देगा। हाल ही में क्या हुआ, एक बंदे ने ग्रॉक एक प्लेटफॉर्म है एक्स का, तो ग्रॉक पर किसी ने कहा कि साहब मैं एलन मस्क हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता हूँ, मुझे 100 पेज का एक नोट बना कर दीजिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनता है। प्रोग्राम ने 100 पन्ने के नोट उत्पन्न कर दिए। तो ये तो आज हालत है। एक और केस अभी भारतवर्ष में हुआ, हमारे कोई यहाँ उपभोक्ता यूज़ कर रहे थे ग्रॉक का, उन्होंने सवाल पूछा, जवाब अच्छा नहीं आया, उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने भोजपुरी में 2 गालियाँ एआई को दे दी। उस ग्रॉक ने वापसी 10 गालियां भोजपुरी की वापस उपभोक्ता को दे दी कि साहब आपने 2 दी थी और 10 मुझसे सुनी। तो उससे शिकायत की गई, सरकार इसको शिकायत हुई और कहीं ना कहीं बात ब्लॉक तक पहुंची, कंपनी तक पहुंची। कंपनी ने कहा साहब ऐसा है, आप गाली क्यों देते हैं एआई को, आप जो देंगे वो वैसा ही पालेंगे, तो जो आप बोएंगे वो ही आपको चीज़ मिलेगी। तो आजकल एआई बहुत खतरनाक हो गया है।
लेकिन इसके पहले जो आपने एग्जाम्पल दिया जिसमें इंसान की भी दिमाग की कोई लिमिट नहीं है, वो हमने ही बनाया है, वो अलग बात है कि हम उसको आराम के मोड में डाल दिए हैं और डिपेंडेंसी बढ़ गई है। जी सर यूजुअली तो जैसे आम इंसान या हम लोग QR कोड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, UPI का बहुत इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, तो ये भी सेफ़ है या इसके ज़रिए भी फ्रॉड हो सकता है? लोग कहते हैं कि एक QR कोड और क्लिक किया और पूरा अकाउंट खाली। देखिए, फ्रॉड किसी की चीज़ के साथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नाम की चीज़ कुछ है नहीं। जो कल सुरक्षित था वो आज सुरक्षित नहीं है। जो आज सुरक्षित है वो कल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होने वाला। अगर आपको अंधाधुंध कोई पता लगा जी, आपको कोई ऑफर मिला और ये QR कोड है, आपने खींच लिया बिना सोचे समझे, तो लाजमी सी बात है आप साइबर क्राइम के शिकार होंगे। UPI बाय एंड लार्ज सिक्योर है, बट लगातार कोशिशें जारी होती हैं साइबर क्रिमिनल्स की किसी ना किसी तरीके से सेंध लगाने की। तो यही रीज़न है कि बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं जो सब्सिक्वेंटली साइबर क्राइम भी बन जाते हैं। वाईफाई भी खतरनाक है, अगर हम कहीं जाते हैं कोई वाईफाई मिल रहा है, कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी एक बुनियादी प्रॉब्लम है, हमको सब चीज़ मुफ्त चाहिए। क्यों चाहिए मुफ्त पता नहीं। तो हम जब कितने भी बैकग्राउंड से क्यों ना आए, लेकिन जहाँ पे भी मुफ्त वाईफाई मिलती है हम चेप लेते हैं। मुझे लगता है इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फ्री वाईफाई या पब्लिक वाईफाई खतरे का एक समुंदर है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सिक्योर है या नहीं। आपको ये नहीं पता कि वो किस प्रकार के स्पाईवेयर या मैलवेयर आपके सिस्टम में घुसा सकता है। तो पब्लिक वाईफाई पर आप जहाँ तक हो सके कनेक्ट ना करें। अपने डेडिकेटेड कनेक्शन के साथ करें, घर में करें, ऑफिस में करें। पब्लिक वाईफाई और थोड़े पैसे बचाने के लिए या फ्री वाईफाई का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। उससे आपका पूरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और आपका जो डिवाइस है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। बढ़िया सर। ऐसा भी होता है कि कॉल आई एक और बिना OTP शेयर किए बैंक अकाउंट खाली, ये पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि साइबर क्रिमिनल्स नए नए फिराक में रहते हैं कि नए तरीकों से आपको शिकार बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी, उस गलती का इस्तेमाल करते हुए वो आपके अकाउंट तक पहुंचे, अकाउंट को खाली किया और बाहर निकले। तो आज तो थंब रूल है कि आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो केवल सिक्योर वेबसाइट्स पे करनी है, ऑफिशियल ऑथराइज्ड ऐप्स पे करनी है। अनसिक्योर प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल नहीं करनी जो केवल HTTP के साथ शुरू होते हैं। और जहाँ तक हो सके जो अकाउंट्स ऑनलाइन बैंकिंग के साथ जुड़े हैं उसमें कम पैसे हों तो अच्छा है। क्या हम चेक कर सकते हैं सर कि हमारे फ़ोन में कुछ इस तरह का अनवांटेड ऐप या कोई ऐसा स्पाई कुछ है, एंटर किया हुआ है, कुछ कर रहा है? आजकल बहुत सारे ऐसे फ्री टूल्स उपलब्ध हैं जो प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर हैं, जो आपको बता देते हैं कि आपके फ़ोन पर कौन सा ऐप क्या कर रहा है, कौन सा डेटा कहाँ भेज रहा है। तो आप उन्हीं ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वैसे भी एक थंब रूल है, वही ऐप इस्तेमाल करिए जो आप अगले 10 दिन में या पिछले 10 दिन में इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर कोई ऐप आपने डाउनलोड कर लिया और महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया तो उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। भाई ऐप तो ये सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं। ये ऐप लगातार आपका डेटा एकत्रित कर रहे हैं, आपके फ़ोन से बाहर भेज रहे हैं बिना आपको बताए हुए, और कहीं ना कहीं आपकी डेटा प्राइवेसी और पर्सनल प्राइवेसी इम्पैक्ट हो रही है। एक और ऐप है सर, ट्रू कॉलर, जिसको हम सभी बहुत इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अननोन कॉल आती है तो लिख के आ जाता है कौन है क्या है, तो लोग अच्छा लगता है, अच्छा हमने सेव नहीं किया, हमें पता है। या फिर ऐसे जो उस तरह के कॉल होते हैं किसी कंपनी वाले, तो लोग अवॉइड कर देते हैं, काट देते हैं। ये सेफ़ है ये वाला ऐप? देखिए 100% सेफ तो कोई ऐप है ही नहीं। तो मैं आपको कोई ऐप की हिदायत नहीं दूंगा कि 100% सेफ है, बिकॉज 100% सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती नहीं। लेकिन हाँ, ट्रू कॉलर एक ऐसा ऐप है जो आपको बताता है कि कौन आपको कॉल कर रहा है। उन्होंने अभी फिलहाल कदम भी कुछ उठाए हैं अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बाय एंड लार्ज आपको संदेशा इंडिकेशन देने के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेटर रहेगा कि इंडिपेंडेंट पुष्टि खुद कर लें। एक और सवाल है सर कि हम लोग अपना फ़ोन जब भी ऑन है तो उसमें 2 चीज़ें ऑन ही रहती है, लोकेशन और ब्लूटूथ। तो इससे तो कोई ख़तरा नहीं है? बहुत बड़ा खतरा है। ब्लूटूथ और लोकेशन आपके फ़ोन के अंदर घुसने के 2 द्वार हैं। अच्छा। तो अगर आपने द्वार खुले छोड़ दिए तो द्वार से कोई भी अंदर आ सकता है, लेकिन अगर आप द्वार आपने बंद कर दिए तो लोग नहीं आएंगे। जब ज़रूरत हो तब द्वार खोल लीजिए। द मोमेंट उसका इस्तेमाल या यूज़ बंद हो गया उसको द्वार को बंद कर दीजिए। अपने फ़ोन को की सुरक्षा आपकी अपनी प्राइमरी ड्यूटी है।
कुछ आप करें या ना करें, अपने फ़ोन की सुरक्षा इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपका सारा डेटा वहाँ है, आपकी सारी ज़िंदगी का चिट्ठा वहाँ मौजूद है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हम यूजुअली कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ से अगर कोई ऐप डाउनलोड है तो श्योर है कि वो सेफ है? रिलेटिवली श्योर है कि आप ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं ऐप है तो वो थोड़ा सिक्योर होगा, क्योंकि उनके पास अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं, वो अंधाधुंध होकर हर किसी ऐप को अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर आप इन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो खतरे की घंटी है, क्योंकि उस ऐप के अंदर स्पाईवेयर हो सकता है, मेलवेयर हो सकता है, आपका सिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है। तो कोशिश करना है, ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है सर 1930। अगर कोई इस तरह की घटना होती है या फिर cybercrime.gov.in है, तो ये काम करते हैं, इस पर रिलाई किया जा सकता है? देखिए, ये दोनों चीज़ें जो हैं cybercrime.gov.in जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, और 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, दोनों काम करती हैं। दोनों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका फ़ोन 1930 पे ना लगे तो फिर cybercrime.gov.in पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ जब मोमेंट आपको पता लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, आप विक्टिम की कैटेगरी में आ जाइए। द मोमेंट यहाँ रिपोर्ट करेंगे, आपको एक गृह मंत्रालय का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसके बेसिस पर आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो रिलेटिवली चीज़ें करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है और इतनी ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर आ गया है कि वो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको और सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई 3 ऐसी गलती सर आप बताइए जो यूजुअली हम लोग कर रहे हैं और हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम फंस सकते हैं या फंसते हैं। 3 गलतियां जो हम लोग आज रोज कर रहे हैं। 1, हम कंजूस नहीं बन रहे। दूसरा, हम शक्की नहीं हैं। और तीसरा, हम जिंदगी को, इंटरनेट को, एआई को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तीनों बड़ी गलतियां हैं। आज आवश्यकता है हमें कंजूस होने की, अपने डेटा के संदर्भ में, डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करने की। आज आवश्यकता है आपको शक्की या सस्पिशियस होने की हर वो डेटा पर जिसको आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल फेक न्यूज़, फेक इंफॉर्मेशन, डीप फेक चारों ओर फैली हुई है। तो रिलाय बिना सोचे समझे नहीं करना। और तीसरी बात, इंटरनेट, एआई को फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए, बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। रेजिलिएंट हो जाइए, साइबर रेजिलिएंट, एआई रेजिलिएंट। मान के चलिए आक्रमण तो होगा, सवाल ये नहीं कि पैनिक करना है, सवाल ये है कि आक्रमण होने के बाद मैं कितनी जल्दी पुनः से नॉर्मलसी पर आ सकता हूँ। ये बुनियादी चीजें करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, अगर सर ये माना जाए कि कल अगर आप मान लीजिए कि किसी का डीप फेक वीडियो बन जाता है, तो क्या कानून उसको बचा पाएगा या फिर क्या करे कोई? देखिए, अगर आपका डीप फेक वीडियो बन जाता है तो अब कानून ने आपको इफेक्टिव रेमेडी दे दी है। आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2026 20 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं। ये रूल्स अब कहते हैं कि द मोमेंट आपको पता लगे कि आपका डीप फेक बना है, आप शिकायत करें, और सरकार दिशा निर्देश दे सकती है कि साहब उस डीप फेक को 3 घंटों में रिमूव करना है, और अगर अश्लील कंटेंट है तो 2 घंटों में भी रिमूव करना है। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी जानकारी आपने इस थोड़े टाइम में दी। हमने तो लगभग गागर में सागर भर दिया है। एंड अगर लोगों ने पसंद किया तो एक बार और डिटेल में कुछ और, तब तक तो मुझे लग रहा है और नए तरह के क्राइम आ जाएंगे, तो एक बार और आप मौका देंगे तो एक बार और हम बैठेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।